हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा लर्निंग होम। आज की इस वीडियो में हम सीटेट मैथ के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सीटेट जो कि फरवरी में होने वाला है इसी मंथ में, उसके लिए आप ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या कौन सी है। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, इसमें से विलुप्त संख्या को निकालना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 61, दूसरा है 60, 63 और 65। यहाँ पर देख लेते हैं ये संख्याएं। पहला है 43, उसके बाद है 47, 53, 59, फिर डैश 67 और 71, 73। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी संख्याएं जो दी गई हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 59 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है 61, ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 67। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखे हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक तथा स्वयं से ही विभाजित होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य उपागम जिसके परामर्श पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है, वह क्या है। ऑप्शन है शिक्षावाद, उपयोगितावाद, व्यवहारवाद या रचनात्मकतावाद। तो यहाँ पर जो 2005 का एनसीएफ है उसमें रचनात्मकतावाद को मुख्य बताया गया है। देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट्स एनसीएफ 2005 के बारे में। जो एनसीएफ 2005 है, एक ऐसे शिक्षण दृष्टिकोण का अनुपालन करता है जिसमें विद्यार्थी व्यवहारिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, गणितीय अवधारणाओं का अन्वेषण करते हैं तथा अपने अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ते हैं। ये हमारा 2005 का एनसीएफ कहता है। अगला क्वेश्चन है, 12,000 प्लस 13 सैकड़े, यहाँ पर प्लस है, 2 दहाई किसके बराबर होगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से। तो पहले इसको हम हल करके देख लेते हैं। 12,000, ये 12,000 इसको हम प्लस कर लेंगे, प्लस 13 सैकड़े। तो यहाँ पर 13 सैकड़े मतलब 1300, 13 सैकड़े का मतलब, सैकड़े का मतलब हो गया 100, तो 1300 प्लस 2 दहाई, 2 दहाई का मतलब हो गया 2 बार 10, तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पर इन सभी को ऐड कर देंगे। 12,000, उसके बाद है 1300, उसके बाद है 20, तो ये आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 3 है 0, 2, 3, 3 और 1, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन जो है सीटेट में अक्सर हर बार पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संख्याओं के बारे में पहला है, सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। दूसरा है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सही है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये भी सही है। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये भी सही है। देखेंगे जिस ऑप्शन में चारों होंगे वही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में ए, बी, सी और डी ये सभी सही है, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोण 50 अंश और 30 अंश, तब त्रिभुज के तीसरे कोण की माप ज्ञात करनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है 50 प्लस 30, इतना हमको दिया गया है, और 180 होता है योग। तो यहाँ पर इसको हमने x मान लिया, x बराबर 180 माइनस, इसको ऐड करेंगे 80 हो जाएगा, x बराबर 100। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 100 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। संख्यात्मक विश्लेषण का संस्थापक, इसके रूप में इनमें से किसको जाना जाता है। कौन से भारतीय गणितज्ञ हैं। पहला ऑप्शन है रामानुजन, दूसरे हैं भास्कराचार्य, तीसरे हैं वराहमिहिर और चौथे हैं आर्यभट्ट। तो जो भारतीय गणितज्ञ हैं
उनमें से संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक जो हैं वो हैं भास्कराचार्य और आर्यभट्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 4 ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 1 करोड़ किसके बराबर है? इसका आंसर हो जाएगा 10 मिलियन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित नहीं करता? निगेटिव आंसर पूछा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एनसीएफ है वो दैनिक जीवन और ये समाज के अनुभव पर जोर देता है। दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन्हीं से जोड़कर हम बच्चों को गणित या कोई भी सब्जेक्ट होगा उसको दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, इस पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको निगेटिव आंसर बताना है। देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों को लिखित में संप्रेषण। दूसरा है रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलना तथा अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तीसरा है दैनिक जीवन में उत्पन्न डाटा को एकत्र करना, तो व्यवस्थित करना, निरूपित करना, प्रतिपादित करना। चौथा है छोटे समूह वाले ऐसे खेल खेलना जो गणितीय कौशल एवं अवधारणाओं पर आधारित हैं। ये जो आपके तीनों ऑप्शन है 2, 3 और 4, इसमें सभी में बच्चा एक्टिव है। इसका मतलब ये आंसर सही है, बट यहाँ पर पूछा है निगेटिव। जो पहला ऑप्शन है औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित संप्रेषण, तो ये ऑप्शन आपका निगेटिव पूछा है, इसलिए जो गलत है वही सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए उचित है? दशमलव की अवधारणा को समझाना है, इसके लिए कौन सा संसाधन उचित होगा? पहला है संख्या चार्ट, दूसरा है डायनिस ब्लॉक्स, तीसरा है टेलर का गिनतारा, चौथा है आलेख कागज। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। केवल बी, दूसरा है बी और डी, तीसरा है ए और सी और चौथा है ए और बी। जो ऑप्शन नंबर 2 है बी और डी, बी और डी ये सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? डायनिस ब्लॉक्स और आलेख कागज ये दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए उचित होंगे। अगला क्वेश्चन है गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तिक असमानता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी? निगेटिव आंसर बताना है। पहला है योगात्मक आकलन, दूसरा है रचनात्मक, तीसरा है नैदानिक, चौथा है समकक्षी। तो यहाँ पर शब्दों से ही पता चल रहा है रचनात्मक आ गया, इसका मतलब ये सही है। दूसरा नैदानिक ये भी बिल्कुल सही है और तीसरा है चौथा है समकक्षी ये भी सही है। तो यहाँ पर हमको निगेटिव आंसर बताना है, इसलिए जो गलत है वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 योगात्मक आकलन ये बिल्कुल सही आंसर है।